तो आर्मेचर वाइंडिंग में लेक्चर 4 में हमने क्या पढ़ा था कि स्टेटर में कैसे वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो स्टेटर में जो वाइंडिंग होता है वो दो भाग में डिवाइड होता है, दैट इज शॉर्ट पिच एंड फुल पिच। शॉर्ट पिच दो तरह का होता है, दैट इज इंटीग्रल शॉर्ट पिच एंड फ्रैक्शनल शॉर्ट पिच। इंटीग्रल शॉर्ट पिच क्या होता है कि एक स्लॉट पे अगर एक फेस का ही वायर वाउंडेड होता है तो उसको इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल क्या होता है कि जब एक स्लॉट पे दो फेजेस का वायर को वाउंड कर देते हैं तो फ्रैक्शनल होता है। कॉइल पिच क्या होता है, तो एक फेज में एक कॉइल में दो ठो कंडक्टर होता है, मतलब एक कॉइल मतलब एक टर्न में दो कंडक्टर होता है। ठीक है, और वो दोनों कंडक्टर स्टेटर पे स्लॉट्स पे वाउंडेड होता है। ठीक है, तो एक कंडक्टर और दूसरे कंडक्टर जो कि स्टेटर के एक पोजीशन पे वाउंड किया हुआ है, तो उसके बीच का एंगल डिफरेंस को हम लोग कॉइल पिच बोलते हैं। ठीक है, पोल पिच क्या बोलते हैं, तो नॉर्थ और साउथ के बीच का जो एंगल होता है उसको पोल पिच बोलते हैं। किसके नॉर्थ, तो रोटर के नॉर्थ और रोटर का साउथ। ठीक है, अब होता क्या है कि स्टेटर में जब एक कॉइल हम लोग वाउंड करते हैं तो दो कंडक्टर होता है, तो पहला कंडक्टर जिस पोजीशन पे होता है दूसरा कंडक्टर जिस पोजीशन पे होता है, रोटर जब सर्कुलेट करेगा तो पहले एक कंडक्टर को पहुंचेगा, फिर घूमते घूमते मतलब एक डिग्री ऑफ रोटेशन के बाद दूसरा कंडक्टर को पहुंचेगा, तो यही डिग्री को हम लोग बोल देते हैं कॉइल पिच। ठीक ना, अब अगर रोटर का अब जो स्टेटर का जो कंडक्टर है वो अगर एग्जैक्टली नॉर्थ और साउथ के पास है, मतलब कॉइल पिच इज इक्वल टू पोल पिच, तो उस समय क्या होता है कि उसको फुल पिच बाइंडिंग बोलते हैं। मतलब एग्जैक्टली रोटर का जहाँ पोल्स है वहीं पे हम दोनों कंडक्टर को लगा दिए। देखो एक कॉइल का मतलब एक कॉइल इज इक्वल टू वन टर्न में दो कंडक्टर होता है। ठीक है, वो दोनों कंडक्टर को हम रोटर का नॉर्थ और रोटर के साउथ पे रखें तो उसको फुल पिच बोलेंगे, और अगर रोटर के नॉर्थ पे रखे एक कंडक्टर और दूसरा कंडक्टर को रोटर के साउथ पे नहीं रख के रोटर के साउथ से थोड़ा दूरी पे रखे तो उसको बोल देंगे शॉर्ट पिच। ठीक है, अब शॉर्ट पिचिंग करते क्यों हैं, तो अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंसनट्रेटेड वाइंडिंग पढ़ रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में क्या होता है कि एक फेज का जितना भी वायर है, समझे वायर क्या है, मतलब एक फेज में हम लोग एक वायर लेते हैं जिसको लपेटते जाते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्न होता है। तो अगर सारा टर्न को एक ही स्लॉट में हम रख दिए हैं तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि स्टेटर का एक जगह पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक ना, तो कूलिंग करने के लिए हम एयर डक्ट प्रोवाइड करते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस हम लोग पास करवाते हैं, लेकिन चूंकि एक जगह पे सारा पावर कॉन्सेंट्रेटेड है तो एक जगह पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण जितना एयर डक्ट हम लोग देते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक ना, तो इस हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज़ करते हैं। मतलब क्या कि एक फेज का जो कंडक्टर है उसको एक स्लॉट में नहीं रख के दो तीन स्लॉट में रख देते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स भी डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है हीट जो प्रोड्यूस हो रहा था वो अब स्टेटर के बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि इफ़िशिएंट कूलिंग हमको मिल गया। ठीक है, दूसरा फ़ायदा क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से देखो हुआ क्या है एक्चुअली। सबसे पहले हम वहाँ पे चले जाते हैं, दैट इज़
शॉर्ट पिचिंग क्यों करते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में शॉर्ट पिचिंग क्यों करते हैं। तो देखो, हम लोग जब फुल पिच वाइंडिंग बनाए थे तो रोटर का फ्लक्स में हार्मोनिक्स, स्पेस हार्मोनिक्स भी रहता है, दैट इज़ रोटर का फ्लक्स, दैट इज़ फंडामेंटल फ्लक्स एंड थर्ड हार्मोनिक्स। तो फुल पिच में रोटर का जो दोनों कंडक्टर, स्टेटर का जो दोनों कंडक्टर था वो रोटर के नॉर्थ और साउथ पे रखा हुआ था, जिसके कारण फुल ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। लेकिन वहीं अगर थर्ड हार्मोनिक्स का बात किया जाए तो थर्ड हार्मोनिक्स में क्या था कि रोटर के दोनों दैट इज़ फुल पिच में क्या था कि रोटर के दोनों स्टेटर के दोनों कंडक्टर में फंडामेंटल का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था और थर्ड का भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, जिसके कारण स्टेटर के कंडक्टर में ईएमएफ का वैल्यू रेटेड वोल्टेज से भी इंक्रीज कर जा रहा था, जो कि डेंजरस है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि थर्ड हार्मोनिक्स का जहाँ पे कंडक्टर 1 जो है तुम्हारा थर्ड हार्मोनिक्स के साउथ में लगा हुआ था, ठीक है, तो कंडक्टर 2 को भी हम क्या किए कि थर्ड हार्मोनिक्स का जहाँ पे जिस एंगल पे साउथ हो रहा था वहीं पे हम कंडक्टर 2 को भी प्लेस कर दिए, ठीक है। इसी को कहते हैं शॉर्ट पिचिंग। इसके कारण हुआ क्या कि थर्ड हार्मोनिक्स करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो किया दोनों कंडक्टर में। अब देखो, करंट को क्लोज्ड सर्किट चाहिए होता है फ्लो करने के लिए, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। लेकिन यहाँ पे देखो, करंट का डायरेक्शन दोनों कंडक्टर में एक ही डायरेक्शन में है, तो वो तो करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोटर के फ्लक्स में थर्ड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, लेकिन ये थर्ड हार्मोनिक्स ईएमएफ इंड्यूस नहीं कर रहा है स्टेटर के कंडक्टर में, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा था शॉर्ट पिचिंग का। अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में। यहाँ पे शॉर्ट पिचिंग का क्या बेनिफिट होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब यही कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में कॉन्सेप्ट आता है कॉइल पिच फैक्टर का। तो अभी क्या देखें कि शॉर्ट पिचिंग करने से कंडक्टर 2 जो था वो फंडामेंटल का पूरा साउथ पे नहीं रखा हुआ है, जबकि थोड़ा कम पे है। तो जिसके कारण क्या हुआ कि कंडक्टर 1 में तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो गया, लेकिन कंडक्टर 2 में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ, जिसके कारण फेज़ ए का वोल्टेज कम हो गया। इसी डिक्रीज इन वोल्टेज को हम लोग कॉइल पिच फैक्टर बोलते हैं। मतलब पोल पिच में जितना वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था उससे कम वोल्टेज इंड्यूस हुआ शॉर्ट पिच में, इसको बोलते हैं कॉइल पिच फैक्टर, ठीक है। अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग में हमने क्या देखा कि एक स्लॉट को 3 ठो स्लॉट में डिवाइड कर दिए, जिसके कारण क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ रोटर, दैट इज़ मान लो रोटर का नॉर्थ स्टेटर के स्लॉट 1 पे है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हुआ क्या कि स्लॉट 1 वाला कंडक्टर 1 को तो मैक्सिमम ईएमएफ मिल गया, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स पे है। लेकिन स्लॉट 2 वाला जो कंडक्टर था वो मैक्सिमम फ्लक्स पे नहीं है, तो उसमें मैक्सिमम ईएमएफ नहीं इंड्यूस हुआ। साथ ही कंडक्टर 3 में भी ईएमएफ कम इंड्यूस हुआ, ठीक है। सिमिलरली हुआ अपोजिट कंडक्टर के साथ। तो टोटल फेज ए का जो ईएमएफ निकला वो घट गया एज़ कम्पेयर टू कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में सारा नंबर ऑफ टर्न्स को मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा था, जिसके कारण मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट हो रहा था। तो इसी डिक्रीज इन वोल्टेज इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एज़ कम्पेयर टू कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। अभी ये जो चीज़ है ये फुल पिच में अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में एम क्या होता है। तो एम क्या होता है कि रोटर का जो नॉर्थ पोल है, दैट इज़ एक ठो पोल कितना स्लॉट्स को अपना मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस में रख रहा है, उसी को एम बोलते हैं। मतलब नंबर ऑफ स्लॉट्स अंडर वन पोल ऑफ रोटर इज कॉल्ड एम, ठीक है। तो जैसे 18
गो स्लॉट का स्टेटर था, तो उसमें एक नॉर्थ में 3 ठो कंडक्टर इन्फ्लुएंस में आ रहा था, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया 3, ठीक है। m का फॉर्मूला भी होता है दैट इज़ अच्छा बाद में देखेंगे। उसके बाद आता है तुम्हारा स्लॉट एंगल दैट इज़ बीटा। तो स्लॉट एंगल क्या होता है, 2 ठो एडजेसेंट स्लॉट के बीच का एंगुलर एंगल को स्लॉट डिफरेंस स्लॉट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो उतना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स कर देंगे तो भी हमें और बीटा निकल जाएगा, ठीक है। अब तीसरा होता है फेज स्प्रेड। कहने का मतलब एक फेज का जितना भी स्लॉट है तो सारा स्लॉट का एंगल क्या बन रहा है ऐड करके, उसी को बोलते हैं फेज स्प्रेड। कहने का मतलब एक फेज कितना स्लॉट्स में स्प्रेड किया हुआ है, इसी एंगल को फेज स्प्रेड बोलते हैं। तो ये सिंपल है m इंटू बीटा, ठीक है। मतलब एक फेज में जितना स्लॉट्स है इंटू एक स्लॉट का एंगल, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा फेज स्प्रेड, ठीक है। ये सब वैल्यू हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि शॉर्ट पिचिंग करने से 5th और 7th हार्मोनिक्स कैसे एलिमिनेट हो जाता है। तो देखो शॉर्ट पिचिंग में हम लोग किए क्या था कि कंडक्टर ए डैश जो था उसको साउथ में नहीं रख के साउथ से एक स्पेसिफिक एंगल पे रखे थे जिसको बोलते हैं अल्फ़ा, दैट इज़ कॉर्डिंग एंगल, ठीक है। और हार्मोनिक्स का एक तो फॉर्मूला होता है दैट इज़ 180 अपॉन पी, ठीक है, सॉरी 180 अपॉन एन। मतलब जो भी हार्मोनिक्स है वहाँ पे एन डालो तो 180 अपॉन 5 दैट इज़ 36 डिग्री। कहने का मतलब अगर तुम शॉर्ट पिच करते हो 36 डिग्री से तो तुम्हारा 5th हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ 5th और 7th दोनों एलिमिनेट करता है, तो 30 डिग्री पे रख दो, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो 5 और 7 दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये चीज़ का एक स्पेसिफिक फार्मूला था जो कि कॉपी में देख लेना, ठीक है। लॉजिक यही था। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है स्टेटर के कोयल में, ठीक है। अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूटेड पे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड में हम लोगों ने क्या देखा था कि रोटर के नॉर्थ पे स्लॉट 1 रखा हुआ था और स्लॉट 2 और 3 में मैक्सिमम फ्लक्स से कम फ्लक्स एक्सपीरियंस हो रहा था, ठीक है। तो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा था ईएमएफ 1, ईएमएफ 2 एंड ईएमएफ 3, उसमें ईएमएफ 1 तो मैक्सिमम था लेकिन ईएमएफ 2 और 3 कम था, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज, टोटल ईएमएफ जो कि फेज़ ए का बना वो घट गया, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि समझते हैं कि ईएमएफ जो कि फंडामेंटल फ्लक्स से इंड्यूस हुआ और ईएमएफ जो कि हार्मोनिक फ्लक्स से इंड्यूस हुआ, उस दोनों ईएमएफ में रिलेशन क्या है। कहने का मतलब रोटर के फ्लक्स में एक फंडामेंटल फ्लक्स है जो कि प्योरली साइनोसॉइडल है, हार्मोनिक्स है जो कि 3rd, 5th एंड 7th हार्मोनिक्स अपना फ्लक्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये सब साथ में ही है, मतलब सिंक्रोनाइजेशन प्योरली सिंक है फंडामेंटल के साथ। तो जब फ्लक्स कटिंग होगा स्टेटर के कंडक्टर में तो फंडामेंटल फ्लक्स स्टेटर के कंडक्टर में फ्लक्स कटिंग के दौरान ईएमएफ इंड्यूस करेगा जिसको फंडामेंटल ईएमएफ बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली 3rd, 5th एंड 7th हार्मोनिक्स भी फ्लक्स कटिंग करेगा और एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा जिसको हार्मोनिक्स ईएमएफ बोलेंगे, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ईएमएफ और हार्मोनिक्स ईएमएफ में क्या रिलेशन है वो अब लास्ट पार्ट में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो उसमें हमें रिलेशन क्या दिखता है कि इसके लिए हमने ईएमएफ पॉलीगॉन का सहारा लेके समझा है कि कैसे कैसे ईएमएफ में रिलेशन बैठ रहा है, ठीक है। तो कंक्लूज़न में यही है कि लास्ट का जो रेशियो आया है ईएमएफ का उसी पे न्यूमेरिकल बनता है और फ्लक्स और तुम्हारा फ्रीक्वेंसी तो कैंसिल आउट हो जाता है,
लास्ट में सिर्फ बचता है के सी और के डी। कहने का मतलब कॉइल पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को अगर हम कंट्रोल कर लें तो हार्मोनिक्स जो कि स्टेटर के कंडक्टर में आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा और स्टेटर का ईएमएफ प्योरली साइनोसॉइडल होगा। ठीक है। एक और चीज़ क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में क्या हम लोग चेक किए थे, एक तो कॉन्सेप्ट पढ़े थे फेज स्प्रेड का। फेज स्प्रेड में क्या था कि 120 डिग्री फेज स्प्रेड अगर रहता है तो वो सही माना जाता है, जबकि 60 वाला सही नहीं माना जाता है। तो इसका लॉजिक क्या था, इसका लॉजिक सर ने बताया था के डी से, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू 0 वाला लॉजिक सर ने बताया था। ठीक है। तो हो क्या रहा था, के डी के एक्सप्रेशन में साइन आता है, साइन के एंगल में 120 डिग्री अगर तुम डाल दोगे तो के डी कम्प्लीट एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो के डी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मतलब क्या था, रिड्यूस इन वोल्टेज व्हेन डन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ठीक है। तो अगर ये रिड्यूस इन वोल्टेज अगर 0 हो जाए तो कहने का मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग भी किया और वोल्टेज में जो रिड्यूस हुआ वो 0 हो गया, मतलब वोल्टेज में कोई रिड्यूस ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब जितना वोल्टेज हमें मिलना चाहिए उतना वोल्टेज हमें एक्चुअली में मिल रहा है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हार्मोनिक्स है ही नहीं, क्योंकि हार्मोनिक्स तो वोल्टेज को डाउन करता है ना। तो जितना वोल्टेज हमें मिलना चाहिए था, जितना ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए था, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर 0 हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में भी उतना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यही सर ने के डी इज इक्वल टू 0 का बताने का कोशिश किया। ठीक ना। के डी इज इक्वल टू 0 तुम्हें ये बताता है कि हार्मोनिक्स अब ख़त्म हो गया है और जितना ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए था पूरा का पूरा ईएमएफ तुम्हें इंड्यूस होके मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ था।